बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। हमने एक लेक्चर तो इसका कवर कर लिया है। आज हम इसका दूसरा लेक्चर भी कवर करेंगे। ये कम से कम आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले हम कल का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, तारे किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं खगोलीय पिंड से। वे सब भी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। फिर आते हैं तारे। तारे वह होते हैं जिनमें स्वयं की ऊष्मा होती है एवं स्वयं का प्रकाश होता है, तारे कहलाते हैं। अब आता है नक्षत्र मंडल। तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। एग्जाम्पल पोलर बियर और सप्तऋषि हो गया। उत्तरी तारा किसे कहा जाता है, ध्रुव तारे को ही उत्तरी तारा कहा जाता है। सौरमंडल का निर्माण, सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। सौरमंडल में देखो हमारे 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, उल्का पिंड हैं, आदि से मिलकर हमारा सौरमंडल बना हुआ है। इतनी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि को हम पूर्णिमा कहते हैं एवं जब चंद्रमा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसे अमावस्या कहते हैं, जिसे हम नया चांद भी कहते हैं। इतना हमने कल पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे सूर्य। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए आज इसको पढ़ते हैं। चलिए, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो हमारा सौरमंडल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि जो हमारी पृथ्वी है एवं 7 और ग्रह वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तब सूर्य उनके बिल्कुल सेंटर में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसीलिए तो सूर्य को आग का गोला कहा जाता है, क्योंकि ये गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो सूर्य है उसकी जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको अपने ग्रहों से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सौरमंडल है उसमें और कहीं से तो प्रकाश और ऊष्मा नहीं जाती। हमारी पृथ्वी पर प्रकाश कहाँ से आता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है सूर्य से। कृषि के लिए हमें प्रकाश ज़्यादातर हमें सूर्य से ही प्राप्त होता है और ऊष्मा भी। लेकिन हम अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसको पढ़ते हैं शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरे भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? जियोग्राफी है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द, जिसे हम नॉर्मली इंग्लिश में यूज़ करते हैं। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफी शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और जानकारी जाने। ये है हमारी जानकारी। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियो आईडी। इसको पढ़ते हैं पहले। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन होता है जियोलॉजी में, और जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन होता है, और जियो आईडी में पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब हम अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं। चलिए, ग्रह। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। पढ़ते हैं। चलो, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। एक बात याद रखना, अगर आपको बिल्कुल लाइन वाइज अगर ग्रह याद करने हैं तो एक सेंटेंस को आपको याद करना पड़ेगा, उसकी मतलब उससे आप बहुत जल्दी इनको याद कर सकते हो। देखो ये दिया है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। अंग्रेजी में इनका नाम याद रखने के लिए इजी है ये। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। मेरी, ये एक मतलब सेंटेंस है, इसको याद रखो। इसके जो फर्स्ट वर्ड्स हैं ना, उनसे ही आपको उनके ग्रहों के नाम मिलेंगे। जैसे माय से जो एम आ रहा है पहले मार्स, फिर वी आ रहा है वीनस, फिर ई आ रहा है तो अपने अर्थ थर्ड नंबर पे है। ऐसे ही सारे ग्रहों के नाम हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जो हमारे जो ग्रह होते हैं, हमारी पृथ्वी और भी जो ग्रह हैं, वो सभी एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। उस पथ को कक्षा कहा जाता है। पृथ्वी एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाती है 365 डेज में, और भी जो सारे ग्रह हैं वह भी एक पथ मतलब एक ही पथ पर चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। लगाते हैं ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसके केवल 88 दिन लगते हैं। बुध को केवल कितने दिन लगते हैं? 88 डेज, 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह नीला, उसकी आकृति भी समान होती है और ये थोड़ा थोड़ा नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। देखो मैंने अभी आपको बताया था। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। मैंने आपको बताया था ना कि पहले हमारे जो ग्रह थे वो 9 थे, पर प्लूटो को हटा दिया गया था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। प्लूटो अब ग्रह नहीं, बौना ग्रह है। अगस्त 2006 में ये ग्रहों से हटा दिया गया था। ये और बौने ग्रह हैं 2003 यूबी 313 और सिरस। इसको पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी, इसको पढ़ते हैं अपन। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे ग्रह है। मैंने अभी आपको बताया तो देखो, जो हमारा सेंटेंस था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, तो माई वेरी एफिशिएंट थर्ड पे आ रहा है, तो ई आ रहा है स्टार्टिंग में, तो हमारा जो अर्थ है वो थर्ड नंबर पे है। आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में 5वां है, स्थान में तीसरा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है इसके आकार की भू आब कहा जाता है। जो पृथ्वी का आकार है उसे भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं और कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर जीवन उपलब्ध हो। केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन उपलब्ध है। पृथ्वी ना तो गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यह पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।
वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। हमें जीवित रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जिसे हम लेते हैं, गैस भी कह सकते हैं, गैस, और हमें ज़मीन और जल। ज़मीन पर हम रहते हैं, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, जल की भी हमें आवश्यकता होती है। एक हमें संतुलित वातावरण चाहिए जो केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है, ना कि किसी और ग्रह पर। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, माना नहीं जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। आपको मुझे बताना है कि नीले रंग की क्यों दिखाई पड़ती है। क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। देखो, इसने बता दिया, क्योंकि पृथ्वी पर ज़मीन से ज़्यादा पानी है। इसकी 2/3 जो जगह है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, याद रखना। अब हम पढ़ते हैं इसको। क्या आप जानते हैं? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में जाता है। तब भी जो सूर्य का प्रकाश है वो हम तक पहुंचने में 8 मिनट लेता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी हमसे कितनी दूर है। रोचक तथ्य: नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में देना है। क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। देखो, ग्रह हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार ग्रहों के चक्कर उनके उपग्रह लगाते हैं। हमारा उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से छोटा है, मतलब 1/4 व्यास है इसका। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा हमसे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत ही नज़दीक है। यह हमसे लगभग 1,100,000 लाख 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर्स। और जबकि जो हमारी सूरज से दूरी कितनी है? 15 करोड़, और ये तो केवल लाख में ही है, तो ये हमसे बहुत ही पास है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो सूर्य है उसके चारों ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चारों ओर उनके उपग्रह चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। यह रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, जिन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, जो इसलिए भेजे जाते हैं यह क्योंकि हमें पता लग सके कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। हमारा अंतरिक्ष इतना बड़ा है, बहुत ही। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह
इनसेट, IRS, S2, सेड इत्यादि हैं। ये हमारे भारत के द्वारा भेजे गए हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन से पूरा समय करता है। लगभग 27 दिन लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में। लगभग इतने ही समय में यह अपनी अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपनी अक्ष पर, देखो याद रखना, जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर भी घूमती है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमती है और चारों ओर चक्कर भी लगाती है। मान लो ये है हमारी पृथ्वी और ये रही उसकी कक्षाएं। तो पृथ्वी यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पर भी घूमेगी और ये सूर्य है तो इसके चारों ओर चक्कर भी लगाएगी। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल 1/3 भाग ही दिखाई देता है। हमें कभी चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता। या तो चंद्रमा हमें थोड़ा सा दिखाई देगा या हमें चंद्रमा बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अगर तब भी साफ दिखाई देगा तब भी हम उसका केवल 1/3 भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं खड्डे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। हाँ, हमने देखा भी होगा कि जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि चंद्रमा पर काले धब्बे हैं। वो धब्बे नहीं, वो खड्डे और पर्वतों की छाया है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अंतरिक्ष अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूट कर अलग हो गए थे। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि क्षुद्र ग्रह भी ग्रह हैं, पर जब कोई विस्फोट हुआ था उससे यह टूटकर छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गए हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं आपको याद रखना है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। अब चलते हैं हम आगे। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। सूर्य के चारों ग्रहों के अलावा, देखो ग्रहों के अलावा सूर्य की कौन कौन परिक्रमा लगाता है? क्षुद्र ग्रह भी लगा रहे हैं, उल्का पिंड भी लगा रहे हैं और ग्रहों की परिक्रमा चंद्रमा लगाता है। ये जो सूर्य से हैं ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़े हुए हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। उल्कापिंड किसे कहते हैं? ग्रहों के अलावा उल्कापिंड भी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। अब आगे, कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यह प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जो कभी कभी जो उल्कापिंड होते हैं वो हमारी पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि ये गिरने ही वाले होते हैं। जैसे हम माचिस को कभी रगड़ते हैं ना तो वो जल जाती है, इसी प्रकार जब ये गिरते हैं तब ये जलने लगते हैं, घर्षण की वजह से जलने लगते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। जब कोई उल्का मतलब जल नहीं पाती, वो पूरी कम ही जल पाती है तो पृथ्वी पर गिरती है, तो उसकी वजह से कई बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं पृथ्वी पर। देखो ये लिखा है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? किस किसने देखा है बताना। मैंने तो नहीं देखा। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है।
हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा में का ही एक भाग है। आकाशगंगा का ही एक भाग है। एक आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है। आकाशगंगा के अंदर ही हम रहते हैं। आकाशगंगा है एक मिल्की वे है, उसके अंदर सौरमंडल पाया जाता है। सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में हम रहते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों, हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर लाखों आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। क्या पता उन लाखों आकाशगंगाओं में हमारी जैसी लाखों पृथ्वियाँ हों। ऐसा अभी किसी वैज्ञानिक को नहीं पता है कि हमारी पृथ्वी, हमारा जो पूरे यूनिवर्स है उसमें केवल हम लोग ही रहते हैं या और कोई भी है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। हमें अब तक हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी है वो बहुत ही कम है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। आकार के संबंध में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ना इसका कोई आरंभ है ना ही कोई अंत है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखो, ऐसे हैं हम लोग, हाँ यहाँ रहते हैं। देखो, ये है हमारी पृथ्वी, ये है सौरमंडल, ये है आकाशगंगा, ये है ब्रह्मांड। देखो, कई पृथ्वी यानी ऐसे ग्रहों से मिलकर हमारा सौरमंडल बनता है। कई सौरमंडल तारे, बादलों से मिलकर आकाशगंगा मिलती है। कई लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनता है। देखो, ये पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगा मौजूद हैं। इस क्षेत्र में आपका स्थान कहाँ है? हमारा स्थान कहाँ है इस चित्र में, आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं। ग्रहों और तारों में क्या अंतर है? देखो, जो नोट कर लेना है, मैं इसको बोल रही हूँ। ग्रहों के पास अपना स्वयं का ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों के पास स्वयं का ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्लीट कर लिया, दूसरा देखते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल, मैंने बोला था आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं। आपको लिखना है 8 ग्रह एवं क्षुद्र ग्रह एवं कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड एवं उल्का पिंड से मिलकर हमारा जो सौरमंडल है वो बना होता है। सौरमंडल में सूर्य होता है, 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड एवं अन्य कई छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। देखो, माई वेरी एफिशिएंट मदर, जस्ट बस उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर, एम आएगा, फिर बी, फिर हमारा अर्थ आएगा, फिर हमारा ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है। ऐसे ही सभी को लिखना है आपको। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? इसका आंसर देखते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इस वजह से माना जाता है क्योंकि पृथ्वी के अलावा ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिस पर जीवन उपलब्ध हो। पृथ्वी मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन उपलब्ध है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा हमारे चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिस कारण हम चंद्रमा के केवल 1/3 भाग को ही देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है?
लाखों आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब हम टिक द करेक्ट देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सूर्य को से तीसरे सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर। माई वेरी एफिशिएंट ई आ रहा है तो हमारा अर्थ है। चलिए आगे देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ना वृत्तीय पथ नहीं होता है वो, ना ही आयताकार होता है, वो दीर्घवृत्तीय होता है। ऐसा ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तरी दिशा का ज्ञान होता है, इसे हम उत्तरी तारा भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच, ग्रहों के बीच। अब खाली स्थान पर डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहा जाता है। देखो हमारा जो पहला रिक्त स्थान है इसमें आएगा आकाशगंगा। आकाशगंगा का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। प्रतिरूप हमने देखा था ना, वो सफ़ेद चादर, वही तो प्रतिरूप है, उसे डैश कहते हैं। उसे हम आकाशगंगाओं से मिलकर ही तो ब्रह्मांड बनता है, यहाँ ब्रह्मांड आएगा। ब्रह्मांड। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा नक्षत्र मंडल कहा जाता है। डैश पृथ्वी से सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? शुक्र। यहाँ शुक्र आएगा, यहाँ नक्षत्र मंडल आएगा। डैश सूर्य के, यहाँ अब पढ़ते हैं, सूर्य के तीसरे सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती, अपना उसमें प्रकाश नहीं होता है। आपको ये जो कार्य दिया है ये आपको करके मुझे बताना है, वरना मैं आपको करवा दूँगी। सौरमंडल का एक चार्ट तैयार कीजिए। छुट्टियों में एक तारामंडल जाकर देखिए तथा वहाँ की अपने अनुभव को कक्षा में बताइए। पृथ्वी और एवं सौरमंडल के क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें। धन्यवाद। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है एवं हमारा जो जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट था, भूगोल का अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। कल हम हमारे इतिहास के अध्याय 1 के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।